हेलो 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 एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। और आप सबका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। आशा है कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और टाइम इज ओवर, तुझे ना कर दूं मैं ओवर है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, थैंक यू सो मच, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, जय माता रानी। और माता रानी आप सबको हमेशा 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 खुश रखे, आपको आपके भविष्य को सूरज से भी ज्यादा चमकदार बनाए। थैंक यू सो मच। नमस्ते क्रिएटिव बॉय, दीपक वेलकम है, कमलेश, विकास, मीना, मेहरा साहब सॉरी, आई एम गुड। अच्छा आप एकदम बढ़िया हो, यानी कि मेरी हालत खराब चल रहे हैं। गुड आफ्टरनून सभी का, एकदम फटाफट से आइए। विजय, दीपक, श्रुति, मैम यू गुड, अरे थैंक यू सो मच बच्चा। देखिए लड़कियां लड़कियों का ध्यान रखती हैं, पता है, उन्होंने पूछ लिया कि मैडम आप कैसे हो, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुस्कान वेलकम है। ओके आप हमारी रिकॉर्डिंग, हाँ आपने शायद कल भी बताया था कि आप कल या परसों भी आप लाइव आए थे, आपने बताया था कि आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ठीक है। रिकॉर्डेड में बस एक ये फायदा शायद होता है कि आप उसको फास्ट उस पर चला के देख पाते हो, है ना, मुझे जो लगता है शायद, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस आते हैं कई बार कि मैम हम रिकॉर्डेड देखते हैं 2x की स्पीड पे और आपकी वीडियो को करना पड़ता है 0.5 पे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पता है। कुलदीप थैंक यू सो मच। देखिए कुलदीप, ये उनका पर्सनल मैटर है और किसी के भी पर्सनल व्यू पर कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये फालतू की बातें हैं, बिल्कुल आपको पसंद है आप बिल्कुल, हम तो कहते हैं बिल्कुल एकदम महात्मा बन जाइए, ठीक है, हम बिल्कुल आपको नहीं रोकेंगे। और उनका उनका व्यू है वो, तो इन बातों को आप यहाँ पर नहीं रखिए, इसीलिए तो तुम नहीं आगे बढ़ पा रहे, है ना। चलिए तो वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। करंट अफेयर्स रिकॉर्ड देखता हूँ, उज्जैनी साहब कह रहे हैं ये, है ना। चलो तो फौजी साहब थैंक यू सो मच। और भैया तुम हमें भूखा मारोगे, मुझे ऐसा लगता है। शुरू करते हैं अपने आज के यहाँ से पहले सवाल पे। आज आपके कुछ साइंस के क्वेश्चन होंगे और पहले ही बता देती हूँ कि ये पहली क्लास नहीं है साइंस की, या आखिरी क्लास नहीं होगी। बहुत सारी आपकी साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग क्लासेस भी आएंगी। आज की क्लास में आपके लिए बेसिकली वो क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस ने पुराने टाइम में पूछे हैं। और मैं तो देखो, अगर मेरा पर्सनल व्यू मानोगे, अगर मेरी पर्सनल आप यहाँ पर मानोगे कि ठीक है मैम ने बोला तो एक बार करके देख लेते हैं, तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, साइंस को सबसे बाद में छेड़ना, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस अभी वाईटी पे अगर आप देख रहे हो या जनरल आपके पास पीडीएफ वगैरह उससे कर लो, उसको बिल्कुल लास्ट में छेड़ना। सबसे ज्यादा ध्यान स्टैटिक और पॉलिटी पे लगाओ अपना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के यहाँ पर पहले सवाल से। और पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। उससे पहले बच्चा, आपका 3 नवंबर से एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स जो है वो आपकी क्लासेस चल जाएंगी, ये लाइव हो चुका है। कोई भी समस्या आती है तो देखो ये आपके सामने नंबर है 875081 और मैंने ये आज ध्यान दिया है, 5 और 5 का एकदम यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो रखा है भैया नंबर होगा, ये तो मैंने आज ही ध्यान दिया है, वाह। अच्छा ये आपका पहला सवाल आ गया बच्चा, साइंस से जुड़े हुए कुछ प्यारे प्यारे से सवाल है, ठीक है। एंड कुलदीप ये आपके लिए प्लीज आखिरी वार्निंग है, एंड प्रिया आपके लिए भी आखिरी वार्निंग है कि इन बातों पर आपस में झगड़ा करना बंद कीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। हाँ तो आपका यहाँ पर एक बार जब सैटेलाइट को कक्षा में लॉन्च किया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा होता है, बताइए, ठीक है। बताओ क्या करेक्ट आंसर। मैम सुनो ना, सोनू कह रहे हैं तो सोनू की सुनो पहले, है सोनू, पहले आपकी सुन ले, काम तो बाद में होते रहेंगे। देखिए आप कमेंट अपना लिख दीजिए, नजर पड़ी तो बच्चा प्लीज सुन ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बल आपका बच्चा होता है ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत सिंपल सवाल था। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने है, इनमें से कौन सा मात्रक स्थिर रहता है जब तक एक कृत्रिम उपग्रह वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। Which of the following quantities remains constant when an artificial satellite revolves around the earth in a circular orbit? जो लीनियर वेलोसिटी है वो आपके यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो कुलदीप आपका ये आखिरी वार्निंग है बच्चे, या तो प्लीज आप फिर यहाँ से चले जाइए, या आपके लिए एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से कि आपको या तो बात मान लीजिए, क्योंकि आप अभी स्पैमिंग काइंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, तो या तो देखिए आप यहाँ पर प्लीज चले जाइए, वरना प्लीज यहाँ पे स्पैमिंग मत करिए। आपको लड़ना है, आप कोई और प्लेटफॉर्म या फिर कोई और जो है सोर्स प्लीज यहाँ पर फाइंड करिए। कोणीय गति यानी कि बच्चा आपका एंगुलर मोमेंटम रहता है, या फिर कोणीय विस्थापन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो बच्चा विस्थापन कैसे स्थिर रह सकता है,
आपका यहाँ पर गति, कोणीय गति, एंगुलर वेग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, इनमें से कौन ऊर्जा की एसआई यूनिट होती है? ऊर्जा की यानी कि एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी की एसआई यूनिट जो है वो आपकी होती है, देखो न्यूटन, न्यूटन तो बच्चा आपका यहाँ पर किसकी हो जाएगी? न्यूटन यहाँ की फोर्स की हो जाएगी आपका। ठीक है, किलोवाट आपका किसकी होती है? वो पावर की होती है। ठीक है, किलोवाट किसकी होती है? पावर की होती है। हॉर्स पावर भी आपको, ठीक है, हॉर्स पावर भी समहाउ आपका पावर ही होती है। 740 वोट होता है, इसमें 740 वाट होता है। आपका यहाँ पर एक ही मात्र ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और आपका ये जूल हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो मोहित, थैंक यू सो मच। डी आंसर यहाँ पर आपका जूल विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, मधुमक्खियां, ठीक है, यानी कि आप अपने पर लेकर चलिएगा। मधुमक्खियां परागंकरण, ये क्या है ये आपका? अच्छा, प्रांगण को आकर्षित करने के लिए फूलों द्वारा किस प्रकार के प्रकाश या संकेत देख सकती है? यानी कि आपसे ये पूछा गया है, जो हनी बीज होती है वो किस तरीके के प्रकाश को आपका सबसे पहले देख पाती है, सबसे ज्यादा देख पाती है? बीज, हनी बीज कैन सी विच टाइप ऑफ लाइट और साइड एमिटेड बाय फ्लावर्स टू अट्रैक्ट पोलिनेशनर्स। ठीक, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? मैम, वो बैंगनी प्रकाश को सबसे पहले डिटेक्ट कर लेती है, और ये आपका लिखा हुआ होगा ऑप्शन नंबर ए में, दैट इज अल्ट्रा वॉयलेट प्रकाश। ठीक है, अल्ट्रा वॉयलेट, गामा, हाँ जरूर, चीर फाड़ दे तो उनको, प्रिया यदुवंशी है ये। ठीक है, चलो, रेडियो तरंगे बच्चा कम्युनिकेशन के लिए जनरली यहां पर यूज की जाती हैं, उनका ऐसे कोई लेना देना नहीं है। आपका जवाब पराबैंगनी किरणें की मक्खियां जो होती है, मधुमक्खियां स्पेशली, वो आपका पराबैंगनी प्रकाश या लाइट को सबसे पहले देख लेती है। अगला सवाल आपके लिए, प्रबलता की इकाई क्या होती है? प्रबलता की इकाई आपका यहाँ पर क्या होगी? बेल, बेलून, बेल है ये बच्चा, ठीक है, BEL, बेल, फोन, डेसिबल, या फिर ये सारे के सारे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, बताइए। एक सेल्फ मिशन आया है, जिसने एक मिशन छेड़ दिया है सबसे ये पूछने का कि कौन कहां से है। तुमको क्या लेना देना है, कौन चांद से है, कौन पृथ्वी से है, बताइए। तो बच्चा उपरोक्त सभी हो जाएंगे, वेरी गुड। लेकिन अगर एक हम मानक मात्रक की बात करें या एसआई मात्रक की बात करेंगे, तो वो आपका देखिए डेसिबल हो जाएगा, एक मानक मात्रक बच्चा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि बेल भी आपका 1/10वां भाग होता है, तो आपके यहाँ पर तीनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी आपके प्रबलता के क्या होते हैं? आपके मात्रक होते हैं। अगला सवाल, तरंगों में यानी कि वेव्स में, तरंगों में आपका दृश्य प्रकाश तरंगे यानी कि विजिबल लाइट वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स जो है वो आपकी शामिल होती है। कौन सी तरंगों में? ये यांत्रिक में होती है, मैग्नेटिक में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होती है, या फिर इलेक्ट्रिक में होती है? क्या सही जवाब होगा? हाँ बिल्कुल करेक्ट आपका। डैश, ठीक है, डैश तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा रेज, आपका यहाँ पर सूक्ष्म पराबैंगनी, और आपका यहाँ पर अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इनमें से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किया जाता है? बहुत सिंपल है बच्चा, देखिए, एमीटर आपका नहीं होगा, फोटोमीटर आपका नहीं होता, बोलोमीटर या बैरोमीटर, इन दो में से आपको एक बताना है। पहले दो हमने यहाँ पर ऑलरेडी आपके सामने डिलीट कर दिया, मतलब 50-50 है, तो 50-50 में से एक चुन लीजिए, बैरोमीटर या बोलोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए मैम हम बैरोमीटर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप, बच्चे ये बैरोग्राफ और बैरोमीटर समहाउ सेम थिंग होती है, ये दबाव के लिए ही यूज किया जाता है, जो पीछे लिखा हुआ था। ठीक है, अच्छा, क्रोनोमीटर, आमीटर या फिर सिस्मोग्राफ? तो भूकंप के लिए क्या यूज किया जाता है? आपका सिस्मोग्राफ यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी जो तीव्रता होती है, वो किस स्केल पर मापी जाती है? इसका आंसर दो फटाफट से। कुलदीप, नहीं कुलदीप, आपका बच्चा कोई हक नहीं बनता किसी के भी व्यू पॉइंट पे कोई भी सवाल उठाने का, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं एक धार्मिक इंसान हूं, लेकिन अगर मेरे सामने कोई अधार्मिक या फिर उनका कुछ और व्यू है तो मैं उनको जज नहीं करूंगी। ठीक है, और ये हम सबका हमेशा रहना चाहिए, और आप भी इसी बात को फॉलो करिएगा प्लीज।
क्या हो जाएगा मैम, रिक्टर स्केल पर हम यहाँ पर उसका मापन करते हैं। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? तो देखो कहा जूल है, देखो जूल है, लेकिन बच्चा पास्कल क्या होता है मैम? ये दबाव का होता है, ठीक है। पास्कल क्या होता है मैम? ये आपका दबाव का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। वेबर और एम्पियर मैम ये धारा का होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष आप सबको पता है ये दूरी का मात्रक होता है बच्चा, ठीक है। तो हमारे पास जूल हमें वैसे तो दो ही ऑप्शन में दिखा था, तो आपका करेक्ट आंसर कैलोरी और यहाँ पर आपका जूल हो जाएगा। कैलोरी जनरली हम अपना जो खाना खाते हैं कितनी कैलोरी खाई, फिर जो जिम वाले जिम फ्रीक जो लोग होते हैं वो इस बात की गणना करते हैं कि कितनी कैलोरी हमने बाहर निकाली है ना, कितनी कैलोरी हमने बहा दी है समहाउ। तो कैलोरी और जूल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। डैश वातावरण की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए एक उपकरण होता है, बताइए। तो कुलदीप ठीक है, उस बात को जाने दो, चीजों को इग्नोर करना सीखो, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर फटाफट से। थैंक यू सो मच आरजू। आरजू आप बहुत दिनों के बाद आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। वातावरण की सापेक्षिक आर्द्रता, ये हाइड्रो नहीं बचा, हाइड्रो नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर गलत हो जाएगा, एनीमोमीटर गलत हो जाएगा, ये आपका हाइग्रोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका हाइग्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि हवा के सॉरी जो हमारे हवा है उसके अंदर कितनी ज्यादा नमी है। एनीमोमीटर जो होता है वो हवा की गति बताता है, क्या बताता है? हवा की गति को मापने के लिए काम आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, किसी ईंधन, ईंधन मतलब फ्यूल, ठीक है, जैसे गोसे इस तरीके से, किसी ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? ठीक है, इसको पीएसआई में करते हैं, केजे स्लैश केजी यानी कि किलो जूल बटा केजी में करते हैं, एमएमएचजी में करते हैं, या इसको माइक्रोन में यहां पर कनेक्ट करते हैं? बताइए क्या आपका यहां पर सही जवाब होगा। अच्छा, आज आप पहली बार लाइव आए, बट आरजू में भी हो सकता है वो कोई दूसरी गर्ल हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने आरजू को काफी पहले भी पढ़ाया है, मतलब पहले काफी। केशव वो बच्चा आपकी मंडे होएगी, ठीक है, क्योंकि आज एक बच्ची का बर्थडे है तो हमें वहां बहुत जरूरी जाना है ठीक है, चलिए। ओके ओके कृष्णा, चलिए आप मैसेज करिएगा हमें। तो मैम यहाँ पर किसमें मापते हैं? बी, बी आप कह रहे हो किलो जूल अपॉन केजी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट कह रहे हो। देखिए बच्चा, हर फ्यूल का ऊष्मीय मान अलग होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेट्रोल 45,000 केजे अपॉन केजी, डीजल आपका, कोयला आपका, मिट्टी का तेल जिसको आप कैरोसिन बोलते हो, रसोई गैस एलपीजी का 55,000, मीथेन का 50,000, और आपका लकड़ी का यहाँ पर मीथेन का बच्चा 40,000 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार आप मीथेन का चेक जरूर करिएगा, मैं यहाँ स्लैश बना के ना 40,000 लिख रही हूँ, ठीक है। और आपका यहाँ पर ये लकड़ी हो गई 17 से 22,000 के आसपास। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड? तो आपका यहाँ पर सेलोमीटर, ठीक है, कैलोरीमीटर, क्लिनोमीटर, या फिर कोलोरीमीटर, ठीक है। आपके यहाँ पर चार ऑप्शन है और चारों बहने हैं, ठीक है। तो आप में से ये देखना, चारों जुड़वा है, जुड़वा मतलब जो मतलब चुड़वा बोल दे सकते हैं, और क्या बोले देखे, चारों बिल्कुल एक जैसे हैं। आपको एक को ढूंढना है कि आपके वाली कौन सी है इसमें, तो बताओ क्या होगा। हाँ जी, हर हर महादेव, थैंक यू सो मच खुशी, वेलकम है आपका यहाँ पर बहुत 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 ज्यादा। बताओ क्या सही जवाब होगा। राधे 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 राधे। बी, देखो आंसर तो आपने बिल्कुल सही बताया है, कैलोरीमीटर। अब मुझे ये बताइए जो सेलोमीटर है ये किस लिए काम आता है? ठीक है, कैलिनोमीटर आपका यहाँ पर बच्चा क्या होता है ये भी बताना है, ठीक है। कैलिनोमीटर आपका कोणों को मापने के काम आता है, कोणों को मापने के लिए आपका यहाँ पर काम आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका सेलोमीटर है ये आपका क्लाउड बेस की ऊंचाई ज्ञात करने में काम आता है, ठीक है, क्लाउड बेस की ऊंचाई निर्धारित करने में, ठीक है।
करने में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके लिए, तापमान का यानी कि टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेम्परेचर देखो, डिग्री सेल्सियस में भी आप टेम्परेचर को मापते हैं, बट वो इसका एसआई मात्रक नहीं होता है। फारेनहाइट में भी आप करते हो, लेकिन वो उसका एसआई मात्रक नहीं होता है। आपका करेक्ट आंसर बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम? केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलो अगला सवाल देखिए यहाँ पर, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए, विद्युत वाहक बल, इंग्लिश कहाँ गई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका यहाँ पर वोल्ट मीटर, या जिसको आप पोटेंशियल मीटर भी कहते हैं उसका, इवेपोरेटर मीटर का, या फिर आपका पोलरी मीटर का, या फिर प्लेटोमीटर का? सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? ये अपने नाम में ही बता रहा है, विभव मापी का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और देखो आपको लगे मैम एसआई मात्रक थोड़े से ज्यादा हो गए है ना, आपके सबसे ज्यादा पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में इस तरीके से समझे बच्चा, जैसे आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, उसमें से आपको हद से हद, मैं हद से हद बता रही हूं आपको, 4 से 6 क्वेश्चन ही साइंस के मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रही थी, और ये भी हद है बच्चा की इतने मिल जाए, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप साइंस को सबसे लास्ट में करना, सबसे पहले आप यहाँ पर पॉलिटी बहुत अच्छे से करिए, आप यहाँ पर स्टैटिक बहुत अच्छे से करिए, जियोग्राफी, रिवर्स वगैरह चैप्टर बहुत अच्छे से करिए, और हिस्ट्री अच्छे से करिए। ठीक है, बाकी चीजें, और करंट तो करना ही है, कभी ये भूल जाओ कि करंट भी था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्या है? आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये तो केमिस्ट्री से आ गया। तो आपका बच्चा 99, 98, 101 या फिर 100, सही जवाब क्या होगा बताइए? ठीक है, हद से हद, हाँ हद से हद सही बोला है मैंने, हद से हद बच्चा। आर्टिकल करवा दो, अरे सारी चीजें होंगी, आप टेंशन मत लो। सबसे ज्यादा जोर, ये मैंने आप बार बार बोल रहे थे, कंप्यूटर की क्लास है मंडे को, उसके बाद आपका चलो पॉलिटी कर लेंगे हम। ठीक है, टेंशन मत लो, आप सारी क्लासेस होंगी बच्चा। ये 99 होगा आपका, 100% एक्टिनाइट्स है ये, है ना। लो देख लो यहाँ पर, कहाँ है भैया? ये रहा, ढूंढो क्या था ये आपका? आइंस्टीनियम, ए यस, ये रहा देखो। ठीक है, 99 है। ठीक है, परमाणु भार 254 हो जाएगा, ये रहा बच्चा आपका यहाँ पर। ठीक है, इसको एंटीसिडाइन बोला जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर में आपका लिखा हुआ है, जो आपका यहाँ पर था। ईएस जो है इसका आपका क्या बोलते हैं उसको? संकेतक होता है, प्रतीक होता है। ये आपके सामने पूरी की पूरी क्या है, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है, जो कि आपको कम समहाउ या आपने अपने 10th 12th में ही रट ली होगी हमारे हिसाब से तो। देखिए, उसके अलावा बच्चा आपका यहाँ पर अगला सवाल क्या है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो आर्सेनिक आपका यहाँ पर देखो, ए आर तो आर्गन होता है। ठीक है, आर्सेनिक आपका AS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक यौगिक नहीं है? इनमें से कौन सा एक यौगिक नहीं है, एक कंपाउंड नहीं है? आपको ये बताना है, कंपाउंड नहीं है। तो लेट्स सी कौन ढूंढो बच्चा। देखो, सोडियम क्लोराइड मैम एक कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड 100% है, वाटर H2O 100% है, आयरन एक तत्व है, आप इसे धातु कहो, लोह धात्विक कहो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो Fe आयरन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, इनमें से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? अगला सवाल आपके लिए, 1 मिनट, चलो जल्दी से यहाँ पर एक बार फटाफट से क्लास को भी शेयर करके आओ सारे छात्र और छात्राएं। चलो जल्दी से फटाफट से क्लास को शेयर करके आओ एक बार तो सारे के सारे पहले। और सवाल क्या है? अक्रिय गैस, तो आर्गन, ठीक है, हीलियम बिल्कुल है बच्चा, नियोन बिल्कुल है, जिनोन, रेडोन, ये सारी क्या होती है आपकी? अक्रिय गैस होती है। आपका हाइड्रोजन जो है वो आपका इसके अंदर शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ये रही बिल्कुल साइड में आपका यहाँ पर अक्रिय गैसों का पूरा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन और आपका यहाँ पर ऑग्निसन। ठीक है, OG यहाँ पर, ओह OG करेक्ट हो गया। तो आपका हाइड्रोजन इसमें शामिल नहीं होगा, ये रहा प्यारा सा बेचारा हाइड्रोजन H। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर क्या होगा? ये अगला, अरे भाई, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? ठीक है, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? क्योंकि कई बार मान लो खान साहब गए, ठीक है, या उज्जैनी गए, दोनों को ही ले लेते हैं, है ना। इन्होंने बोला कि हमें, हमारे पास 20,000 रुपए हैं और हमें 1 तोला सोना दे दो।
ये गए एक सुनार की दुकान पे, ठीक है, ऐसा ही वो सुनार था कि हमारे पास 20,000 रुपए है और हमें 1 तोला सोना दे दो। वो उनको एक पीली पीली चमकदार धातु दे देता है कि लो, तुम्हारे 20,000 में तुम्हारे ये इतनी बड़ी अंगूठी मैंने बना दी, है ना। घर आके देखा, घर आके क्या देखा, घर आके देखा कि वो तो पीतल निकला, है ना। तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको मूर्खों का सोना कहा जाएगा। ये बच्चा पायराइट को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर इनको पता होता कि 20,000 में 1 तोला नहीं, मुझे लगता है शायद 1 ग्राम भी ना आता हो आज के टाइम पे, इतना महंगा सोना हो रखा है ना। तो आपका पायराइट विल बी द राइट आंसर। बच्चा अगला सवाल, इनमें से कौन सा धातु का गुण नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स? इनमें से कौन सा आपका धातु का गुण नहीं होता? चलिए, पप्पू आज पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है पप्पू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? मेलेबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हार्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तन्यता होती है, बिल्कुल होते हैं। लेकिन ब्रिटल नहीं होते बच्चा। ये आपका अधातुओं के एक गुण में से आता है, ये जो भंगुरता आपकी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला, खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए किस धातु की पन्नी का उपयोग किया जाता है? क्यों? क्योंकि वो बहुत पतली की जा सकती है पीट पीट के, है ना। तो आपको बताना है इनमें से क्या है। सिलिकॉन का, जनरली आप उसको क्या बोलते हो घरों में, आप कई बार जाते होगे कहीं पे खाना कि भैया इसको पैक करवा दो, तो वो आपको एक फॉइल में पैक करके दे देते हैं, ठीक है। कौन सा फॉइल होता है वो? एल्यूमिनियम की सीट या एल्यूमिनियम फॉइल होता है, जिसमें जनरली आप अपना खाना वाना पैक करते हो। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम विल बी द राइट आंसर, जो हमें बॉक्सॉइड से प्राप्त होता है, ठीक है। किससे होता है? बॉक्सॉइड, ठीक है। शिव और लुटेगा, हाँ, 20,000 रुपए लेके सोना खरीदने जाओगे तो लुटोगे ही, है ना। चलिए, प्राथमिक सोने की शुद्धता क्या होती है बच्चा? प्राथमिक सोना यानी कि आपसे 24 कैरेट पूछा गया है, जिसमें शुद्ध सोना होता है, ठीक है, जिसमें केवल और केवल शुद्ध सोने की धातु होती है और उसमें कुछ नहीं होता बच्चा। तो ये तो मैंने आंसर ही बता दिया। ठीक है, इससे बच्चा, इससे नीचे आपको पता होगा 22 कैरेट भी आपका होता है, फिर उसमें अशुद्धियां मिलना शुरू हो जाता है। फिर आपका 18 भी होता है आपका। अब तो 14 कैरेट को भी मान्यता दे दी है। 9 कैरेट भी पल्मोनास बेचता है ना। तो आप सबकी होने वाली बीवियों के लिए आगे जाके आपको सोना खरीदना होगा। तो पर ये कोई वो नहीं है, ध्यान रखना कि मैम वो करिए, बट हाँ वो 9 कैरेट देते हैं, ये मैं बता देती हूँ। 24 कैरेट विल बी द राइट आंसर बच्चा, सबसे शुद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे, दो धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दो धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रोंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? ब्रोंज, क्योंकि इससे आप बहुत ज्यादा क्या है, जानकार है। ब्रॉन्ज एज आपने पढ़ी होगी, है ना। चलिए, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम? इनको एलोय बोला जाता है। जैसे ब्रोंज आपका कांस्य क्या होता है? आपका तांबा और टिन होता है, ठीक है। क्या होता है? तांबा और टिन होता है। अराउंड 85% के आसपास कोपर, प्लस 15% या 13% के आसपास आपका उसमें कितना क्या होता है? टिन होता है। और कुछ अदर भी उसमें आपके मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से अंगूर में इनमें से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से मौजूद होता है? अंगूर किस किस का फेवरेट फ्रूट है? चलो जल्दी से बताइए। बताओ। एलोए, यस, एलोए बोला जाता है। बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब होगा? अंगूर में इनमें से कौन सा अम्ल? देखो, ऑक्जेलिक अम्ल आपको यहाँ पर ये बहुत पूछा जाता है। टमाटर, लाल लाल टमाटर, ठीक है। आहा टमाटर, वो काला भी आया था। ये जितने भी खट्टे फल होते हैं बच्चा, ठीक है, कितने जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, आंवला हो, फलाना हो, सब कुछ। लैक्टिक, लैक्टिक आपका यहाँ पर दूध और दूध से बनी हुई आपका यहाँ पर चीजों में, ठीक है, दूध, दही, पनीर, फलाना ढिमकाना, सब में। आपका सही जवाब हो जाएगा टार्ट्रिक, ठीक है, टार्ट्रिक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सेब में भी पाया जाता है ये, ठीक है, सेब में भी, पपीते में भी, ये भी आपको ध्यान रखना है, सेब में के अंदर भी और पपीते के अंदर भी। अच्छा, मुझे ये बताइए, चींटी के काटने से आपका कौन सा एसिड जाता है? चींटी के काटने से, वो जब बहुत तेज सा दर्द होता है ना, वो कौन सा एसिड जो है वो रिलीज करती है? फटाफट से आंसर बताओ। टार्ट्रिक। हाँ, पालक से भी, बिल्कुल सही आपने बताया, पालक से भी होता है। आपको बताना है कि चींटी के काटने से वो जो मचती है ना वो आपका कौन सा एसिड रिलीज होता है? पोलिक। शिवराज ने लिखा पोलिक। अब मैं इसको क्या समझू, कौन सी पुट्टी समझू? फोमिक एसिड, वेरी गुड, ठीक है। कौन सा हो जाएगा बच्चा? फोमिक एसिड। और कौन कौन से पूछे जाते हैं, जरा पूछ लो यहाँ पे। जब एक रसायन, अच्छा, जो प्रकृति में मूल है,
को हल्दी के पेस्ट से उपचारित किया जाता है तो यह रंग में डैश हो जाता है। बच्चा हल्दी जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप गोल्ड भी कहते हो, मसालों का सोना कहा जाता है हल्दी को, ठीक है, मसालों का सोना। और वैसे भी, वैसे देखो हल्दी जो है वो आपके शरीर के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लाइक हल्दी का दूध या कुछ कट पिट जाए उस पर हल्दी लगाना, वो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होती है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर जब इसका रंग कैसा हो जाएगा, छार में जाते ही लाल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, डी सॉरी, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? तो हमारे शरीर को, ठीक है, एक नॉर्मल वे में फंक्शन करने के लिए एक स्टेबल पीएच मान का होना जरूरी है। उससे कम हो जाएगा तो एसिड ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो एल्कलाइन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि क्षारीय ज्यादा अंदर पेट के अंदर हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल आपका नॉर्मल रखने के लिए खुद के शरीर को जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? रेड, बिल्कुल सही। आपने कई बार देखा होगा ना कि, आपने तो खैर कहाँ देखा होगा, पता नहीं लड़कियां रिलेट कर पाएंगी क्या, कई बार कोई सब्जी वब्जी हम बनाते हैं, उसके बर्तन धोते हैं तो विम बार विम वगैरह जो होता है ना, उसमें आप सब्जी में तो हल्दी डालते हैं, तो उसको जैसे विम में वो करते हैं ना, अगर अच्छे से ना धो तो वो लाल लाल रंग का दिखने लगता है पूरा का पूरा, जो भी कुकर वुकर में मैल लगा होता है। तो दैट मीन बच्चा वो रिएक्शन हो रही होती है आपकी यहाँ पर क्षारीय गुण के साथ। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें मैम? 7 to 7.8 जो शरीर का पीएच होता है, ठीक है, वो मेंटेन रखना होता है 7 से 7.8 तक हमें। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की? आपका यहाँ पर क्या सही जवाब होगा, बताइए। राधे राधे। ये बर्तन वर्तन धोने का काम ज्यादातर लड़कियों का ही होता है ना, इसलिए हमने लड़कियां मेंशन किया। बाकी जो पीजी में रहते होंगे लड़के और उन्होंने ध्यान दिया होगा कि ऐसा भी होता है, तो वो भी रिलेट कर पाएंगे। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका, किसका नियम कहता है भैया? डैश का नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में मौजूद मोल भिन्न के समानुपाती होता है। That it states that for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction of the solution। बच्चा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर, इन तीनों का तो इससे कोई संबंध ही नहीं था, आपका राउल्ट का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा, ठीक है। एक दिन आपको सारे नियम भी करवाएंगे, बिल्कुल टेंशन इनका लेना मत, ठीक है। अच्छा कुलदीप, कौन सा, एक बार जरा जल्दी से बताइए फटाफट से, इससे पहले वाला बता दो तुम, यहाँ पर क्या होगा? आई डोंट थिंक कि अभी तक हमने कुछ ऐसा गलत किया है। ये गया है, ये एल्यूमिनियम का फॉइल, मार्क गलती से तो नहीं हो गया कुछ ऐसा? एलोय कहलाता है, ये आपका टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा अंगूर का, ये लाल होगा 100%, इसका पीएच हो गया, ये CO2 हो जाएगा, ये राउल्ट का। अगला यहाँ पर क्या है? डोंट थिंक, चलो बताओ। इनवर्सली होता है, वेरी गुड अंशुल, ठीक है। MAWTPO के लिए चला दो, क्या प्रीति, समझे नहीं बच्चा? हाँ बताओ, यहाँ पर आपका अगला सवाल क्या होगा? इनमें से निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम है? गर्मी लग गई भाई। माइट्रोकोन्डिया का था, उसमें आपने आंसर रिचर्ड लगा। माइट्रोकोन्डिया का तो आज सवाल ही नहीं आया भैया, कौन सा सवाल आ गया? कहाँ आ गया रे सवाल? आज तो हमने कोई ऐसा सवाल नहीं किया, और उससे पहला किया होगा तो देखो सवाल भेजना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप भी गलत हो जाते हो। सवाल आपको बताना पड़ेगा क्या है, ठीक है। माइट्रोकोन्ड्रिया के किसी फीचर की आपकी यहाँ पर खोज थी या फिर क्या था? ठीक है बताइए, आप आंसर करिए। न्यूटन के नियम में हो या मेंडलीव की सारणी, क्या है भैया? एक सेकंड रुकिए।
एक मिनट बच्चा। एक तो या तो आप क्लास नंबर भेज देना मेरे को, या फिर भैया इसमें तो कोई हमने माइटोकॉन्ड्रिया का सवाल ही नहीं किया है। बताओ इसका जवाब क्या? हाँ? अच्छा थैंक यू सो मच। अच्छा, इन खनिजों में से किसका दूसरा नाम है? एक सेकंड रुको भैया, बहुत पसीने आज। चलो, तो बच्चे देखो, अब्रक मीका, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई दूसरा नाम होता है ना। लोहा लोहा ही होता है, धात्विक एक आपका यहाँ पर खनिज है। मैग्नीज मैग्नीज ही होता है आपका यहाँ पर। देखो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ये लिग्नाइट होगा। ये क्या है बेसिकली, ये लिग्नाइट मैम एक कोयला है। ये क्या है आपका, ये लिग्नाइट एक कोयला है, और इसको भूरा कोयला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें लगभग 40 से 50% के आसपास ही कार्बन पाया जाता है, और इसी कारण मतलब इतने कम कार्बन के कारण ही ये बच्चा थर्ड नंबर पर आता है। थर्ड नंबर पर आता है जब हम कोयले की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि सबसे अच्छी क्वालिटी एंथ्रेसाइट की होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका बिटुमिनस होता है, थर्ड नंबर पर ये भूरा कोयला यानी कि लिग्नाइट आता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कर लो आप इसको, वरना फिर कहोगे मैडम जी ये क्या कर दिया। लो, पेन ने जवाब दे दिया, लिग्नाइट अभी चल जाएगा। चलो, ऑप्शन नंबर डी। हरा तोता का रासायनिक नाम आपका क्या होता है? हरा तोता, इसका रासायनिक नाम आपका क्या होता है बच्चा? एक हरा होता है और एक नीला होता है ना। एक नीला तोता भी होता है, उसका भी आपको रासायनिक नाम जो है वो बताना है। और हरे का होता है आपका यहाँ पर फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए 100% फेरस सल्फेट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चला दो। ओके प्रीति, ओके ठीक है, ठीक है, मान लिया आपकी बात। डिस्कवरी ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होगा वो कुलदीप, हम लिख के दे सकते हैं, वो उसके किसी फीचर की बात होगी 110%। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन एक बार पूरा लेकर आओ, तभी हम आपकी बात मान सकते हैं, वरना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत जैसे कोशिका या कोशिका द्रव्य, कोशिका सेल, इन सब की आपकी खोज में या फिर इन सब के इन्वेंशन में, इन्वेंशन तो नहीं खोज ही होगी, अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। तो पहले पूरा क्वेश्चन लाइए, उसके बाद यहाँ पर बात करिए। तो नीला थोता बच्चा आपका बताइए क्या हो जाएगा? नीला थोता हो जाएगा आपका यहाँ पर थोता जना बाजे घना कॉपर सल्फेट बच्चा, CuSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, इनमें से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? वो ग्रीन हाउस गैस बच्चा जो हमारी पृथ्वी को, ठीक है, हमारी पृथ्वी को गर्म रखने में यहाँ पर भूमिकाएं निभा रही है, कि वो इस तरीके से आपकी यहाँ पर बढ़ती जा रही है हमारे वायुमंडल में, जो पृथ्वी से आपकी हीट जानी होती है वो उसको रोक के रखे रहती है। ठीक है, तो इसमें आपका वाटर वेपर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CFC हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ये सारी जो गैसेज है ये आपकी क्या है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज में आती है। लेकिन ऑक्सीजन इनमें नहीं आती, ऑक्सीजन तो हमें जिंदगी दिए हुए है ना, ऑक्सीजन है तो हम है बेसिकली। अगला सवाल, इनमें से मोती का प्राथमिक घटक क्या होता है? आपने जैसे सोशल मीडिया का भी जमाना है, तो अभी तो आपने जरूर देखा होगा, अगर आप इंस्टा वगैरह चलाते हो, कि कई सारी जगह पे आपने देखा होगा कि नदी वदी के आसपास ये ज्यादा मिलता है। ठीक है, एक ऐसा खोलसा होता है आपका, किसी वो जैसे एक्वेटिक जीव जो होते हैं उनका हो गया, ऑर्गेनिज्म का हो गया, उसके अंदर से वो मोती सा निकालते हैं बच्चा, है ना, आपने जरूर अपनी उसमें देखा होगा ये फीड में। तो ये एक्चुअली में होता क्या है? ये प्रमुख घटक इसका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या मैग्नीशियम परऑक्साइड होता है? क्या सही जवाब आपका होगा, बताओ। माई क्लिक पी, आप सब कुछ चलाते हो। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट बचा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, इसका प्रमुख घटक।
उस इसमें थोड़ा सा पानी भी होता है, ठीक है। उस रेशे का नाम बताइए जिसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। तो बच्चा कृत्रिम रेशा आपका रेयन को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एंड लाइटेस्ट गैस इन द यूनिवर्स? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? देखो जो नाइट्रोजन है ना वो हमारे हमारे यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा है बच्चा, ठीक है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है 78%। लेकिन खाली पृथ्वी ही थोड़े ना है पूरा ब्रह्मांड। तो पूरा ब्रह्मांड जो कि आपका गैलेक्सीज है, जो गैलेक्सीज है वो आपके बिलियंस ऑफ स्टार्स है, उसमें केवल आपका हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन भरा पड़ा है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हमारे शरीर में कैल्शियम का काम नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कैल्शियम का काम नहीं है? भाई हड्डियों को मजबूती देना है ना, रक्त के थक्के जमने में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये पाचन तंत्र में मदद करता है, ये स्वस्थ हड्डियों और दांतों से जुड़ा हुआ है, ये मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है, सिकोड़ने में मदद करता है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, बताओ। 87508750 वाह रे, कितना सिंपल नंबर है कॉलिंग का। 8750187501 है ना। वीक है, ठीक है, आपकी बात मान लेंगे, बट वहीं पे बात करेंगे बच्चे इस बारे में। डी, ये मांसपेशियों को, इट हेल्प्स इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अरे बावले, अच्छा है, मतलब बिल्कुल लकड़ी बन के रहोगे हैं बच्चा। ये आपके पाचन तंत्र में कोई भूमिका नहीं निभाता, उसमें एंजाइम से काम करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके पाचन तंत्र में किसी तरीके की कोई भूमिका नहीं निभाता है, याद रखिएगा। और ये वही वाली बात होगी कुलदीप वाली बात कि माइट्रोकॉन्ड्रिया मतलब एक ही नाम पता है मैडम जी हमें तो, यानी कि रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैम हमें विटामिन के का ही पता है, बस और हमें कुछ नहीं पता है ना। चलिए अगला सवाल बच्चा। मेवा यानी कि जो नट्स होते हैं, मेवा नट्स जो होते हैं, बादाम हो गया, काजू हो गया, छुआरा हो गया, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें, वनस्पति तेल और मछली, इनमें कौन सा सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है? तो बच्चा इनमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, मिनरल्स बिल्कुल पाए जाते हैं इनमें, लेकिन सबसे ज्यादा, बस यहीं से आप यहाँ पर अंदाजा लगा लेते हैं, मछली, ओमेगा 3 बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से पाया जाता है, ठीक है। वैसे नट्स में उतनी बड़ी मात्रा में ऐसा नहीं होता कि ओमेगा 3 सबसे बेटर ऑप्शन रहता है आपका मछली का तेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मछली में बहुत पाया जाता है ओमेगा 3। अगला सवाल देखिए, खनिज और उसकी आवश्यकता का के इनमें से कौन सा युग्म सही है? अच्छा, आपका यहाँ पर आयरन, जो कि आयरन हम लेते हैं किस लिए? हीमोग्लोबिन के निर्माण के कार्य के लिए, सोडियम थायराइड की उचित क्रियाशीलता के लिए। तो देखो बच्चा, आपका यहाँ पर सही जवाब क्या रहेगा कि मैम ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है कि हमारे शरीर में आयरन बिल्कुल होना चाहिए उचित मात्रा में, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आपका यहाँ पर एक अच्छी भूमिका निभाता है, ठीक है, पहला यहाँ पर सही हो गया। लेकिन सोडियम का थायराइड में काम नहीं होता, इसके लिए आयोडीन जरूरी होता है, ठीक है। क्या जरूरी होता है? आयोडीन, तभी तो कहते हैं NaCl तो आपका हो ही जाएगा नमक आपका, लेकिन अगर उसके अंदर आयोडीन ही नहीं है तो वो आपके लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है, वो बस फिर तुम स्वाद ले रहे हो उसके। एक सेकंड जरा, तो आयोडीन आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो केवल 1 जहां पर भी होगा, केवल 1 कहाँ है भी? अच्छा है, तो मैं ही चौंक गई थी कि आंसर तो है ही नहीं शायद। अच्छा, तो बच्चा पहला राइट है, लेकिन सेकंड वाले में थोड़ी कमी ये है कि थायराइड की उचित क्रियाशीलता के लिए, उसको अच्छे से फंक्शन करने के लिए हमें आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आप बताइए जल्दी से। इनमें से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? आपका एस्कॉर्बिक एसिड तो देखो है ही बेचारा सी, इसका तो कैसे ही नाम ले ले हम, है ना। एर्गो कैल्सीफेरोल हो जाएगा। टेकोफेरोल, ये आपका बेचारा विटामिन ई है, इसको सौंदर्य विटामिन कहते हैं। थायामीन आपका यहाँ पर B1 हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन ही बेचारा एक बचता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, ये भी याद रखिएगा, ओके। घेंगा नहीं है वो, घोंगा होता है रे। घेंगा तो कुछ वो होता है, कोई जंतु जीव टाइप में कुछ, है ना। तो कैल्सीफेरोल बच्चा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा विटामिन K1 का आपका दूसरा नाम है? ठीक है, विटामिन K1 का राइबोफ्लेविन, पाइलोकिनोन, ठीक है,
थियामिन, ये आपने अभी कर ही लिया है। निकोटिनिक एसिड, ये नियासिनामाइड जिसको बोलते हैं भैया, ये B3 है। और बस आजकल पूरे सोशल मीडिया पे जो भी थोड़े बहुत आप में से स्किन केयर वाले बालक होंगे वो तो सुन के पागल हो गए होंगे इसको, है ना। अलग अलग एक्सेंट में आती है हीरोइने कि ये ले लो इसमें नियासिनामाइड है, ये ले लो इसमें नियासिनामाइड है। अब जिन्होंने विटामिन पढ़ नहीं रखा होगा वो हो जाते हैं पागल कि ये कैसा अंग्रेजी सा नाम है, ये है इसमें तो ये तो बहुत अच्छा होगा। और फिर जब वो और गोरा करने की बजाय काला करता जाता है तब पता चलता है ना, कि ये B3 तो है और क्या है इसमें, और वो भी 1 या 2% होता है वो। तो बच्चा आपका सही जवाब के का हो जाएगा आपका फाइलोक्विनोन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। राइबोफ्लेविन बताइए आपका किसका रासायनिक नाम है, कौन से विटामिन का, जल्दी से। हाँ अंशु, आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बस आपका बच्चा फायदा होना चाहिए, आपको हेल्प मिलनी चाहिए, आपको जो आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो या एग्जाम दोगे उनमें हेल्प मिलनी चाहिए, अपना बिल्कुल सफल, ठीक है। हाँ नियासिन बच्चा, नियासिनामाइड इसको बोला जाता है ऐसे ही। तो बताइए आपका यहाँ पर राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है। तो क्या हो जाएगा मैम, B2 का, ठीक है, किसका हो जाएगा B2 का। जैसे B6 का बताइए आपका क्या हो जाएगा, B6 का फॉलिक एसिड हो जाएगा। B12 कोबाल्ट जिसको कहा जाता है, कोबलामाइन भी बोलते हैं, है ना। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, तो देखो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। सी से स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा, है ना। ए से आपका नाइट ब्लाइंडनेस, ए से आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। अगला सवाल आपके लिए, और ई मैंने बता दिया सौंदर्य है, नहीं खाओगे तो ऑब्वियसली बात है सुंदरता नहीं रहेगी, है ना। कैल्सीफेरोल तो हमारा हो गया है। कैल्सीफेरोल का दूसरा नाम क्या है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी हो जाएगा बच्चा। ए होता है रेटिनोल, ठीक है, विटामिन ए क्या होता है, रेटिनोल होता है। रेटिनॉल लिख दिया देखो खुशी ने, रेटिनॉल भी बोला जाता है, ठीक है, अलग से एक्सेंट में, तो बिल्कुल सही आपने लिखा है। आगे देखिए, एक गंभीर रूप है, इसको पढ़ो भैया, ये क्या है। एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर बच्चों, शिशुओं को प्रभावित करता है, अक्सर 5 साल की उम्र में दूध छुड़ाने की उम्र के आसपास होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस नहीं, ये थोड़ा ना होता है बच्चों में। डायरिया नो, इस वजह से नहीं होता है। निमोनिया बच्चे, क्वाशिकोर, ये तो कुपोषण बोला जाता है इसको एक तरीके से, है ना। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। विटामिन ई टोक्यो फिल्म मतलब, चलो अगला सवाल देखिए, मानव में होने वाले रोग और उनके कारक, देखो ध्यान रखना, डिजीज, उनके कारक सूक्ष्म जीव और संक्रमण बच्चा, संक्रमण के माध्यम से इनमें से कौन सा युग्म सही है। पहला, जैसे पहला है ये वाला कि आपका टीबी, टीबी एक विषाणु जनित रोग है और ये हवा से फैलता है, ये आपको बताना है। उसके बाद है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स एक वायरस जनित रोग है और ये खाने और भोजन से, सॉरी खाना और भोजन तो एक ही बात हो गई, ये भोजन से और जल से फैलता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, तो मेरे हिसाब से तो चलो पहले तुम बताओ, तुम कह रहे हो केवल एक, है ना, यानी कि तुम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसको तुम वायरस बना रहे हो। अच्छा खुशी कह रही मैम फेस पर मैं कुछ यूज नहीं करती। अच्छी बात है बच्चा, वो सबका अपना पर्सनल वो होता है कि आप यूज करें या ना करें, ठीक है, हर किसी, बहुतों को शौक होता है, ठीक है, तो वो अपने मतलब अपने अपनी वो होनी चाहिए। ओनली 2 करेक्ट कह रहे हो बच्चा। चिकन पॉक्स आपका, जल्दी से बताओ कौन सा भोजन, कौन सा जल पीने से चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स आपका यहाँ पर जल या भोजन से आपके अंदर नहीं जाता है, ये आपका मान लो कोई इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसके सांस के जरिए ही आप इसको ग्रहण करते हो चिकन पॉक्स को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपका ये टीबी है, टीबी, टीबी आपका बैक्टीरिया जनित रोग है, क्या है आपका, बैक्टीरिया से यहाँ पर होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, और ना तो एक है इसमें और ना ही इसमें 2 हो जाएगा। अगला सवाल, जैसे घर में चिकन पॉक्स वगैरह हो जाता है तो उसका क्या, तुम लोग पर गाँव तो माता बोलते हो, उसमें तो बिल्कुल ही उसको ऐसे कोठरे में डाल देते हैं कि तू कौन हम कौन, ठीक होके ही आइयो बस बाहर, है ना। बट खाने पीने से चिकन पॉक्स जो है वो नहीं होता है बच्चा, उनके माध्यम से वो नहीं होता है ना। चलिए मैम साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे, ये है मानी, मानी थोड़ी देर पहले कहाँ थे तुम,
हाँ खुशी, वेरी गुड, उसी को कोबाल्ट बोलते हैं बच्चा, इतना बड़ा बोलने की क्या ही दिक्कत है। दुनिया भर में घेंगा, थायराइड ग्रंथि, अच्छा घेंगा या घोंगा बच्चा, ठीक है घोंगा होता है शायद वो जीव, एक बार मेरे को बताना कि वो घेंगा तो चलो पता ही चल गया, थायराइड ग्रंथि का आपका बढ़ जाना है ना, घोंगा क्या होता है, घोंगा मेरे को घोंगा या घेंगा में से कुछ तो लग रहा है, मैंने वो रेंगता सा थोड़ा जाता है। वृद्धि का सबसे आम कारण क्या है बच्चा, तो ये आयोडीन की कमी होता है, ठीक है क्या होता है, आयोडीन की कमी, गोटेर रोग जो होता है वो आपका आयोडीन की कमी से होता है। आयरन आपका यहाँ पर एनीमिया, ठीक है। अगला सवाल देखिए आपका, और पोटेशियम जो है ना वो हमारे शरीर के संतुलन के लिए बेटर होता है, हमारे दिमाग के संतुलन के लिए बहुत बेटर होता है। सोडियम की कमी कभी नहीं होनी चाहिए आपका, ऑब्वियसली ज्यादा भी नहीं होना चाहिए है ना। अच्छा, पील पाँव बच्चे, जिसको हाथी पाँव बोलते हो तुम कई बार, है ना, हाथी पाँव रोग, फील पाँव को लसिका फाइलेरिया के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रजीवी कर्मियों के कारण होता है और डैश के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह आपका फैल सकता है, ठीक है। इसको बच्चा आप कई बार हाथी पाँव भी बोलते हो। कोज्ड बाय अ पैरासाइट वर्म्स एंड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रो, बच्चा इसको मच्छर कैरी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। अच्छा मानी, तो बच्चा अभी हम आपको बताएंगे, आपके दिल्ली पुलिस में मैंने पीछे लिखा भी था कि सिर्फ आपके, मैंने बोला भी था हद से हद, है ना, आप देखना दोबारा हमारी वीडियो भी, आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तीनों में से, खाली एक में से नहीं, इतने ही मिलेंगे। अब नया पैटर्न देखो मेरे हिसाब से तो उसमें साइंस में से कुछ चेंज आएगा नहीं, दिल्ली पुलिस वाले में आप अपना सबसे ज्यादा फोकस पॉलिटी, फिर आपका स्टैटिक जीके कंपैरेटिवली, ठीक है, दोनों में पूरा फोकस लगाना, बहुत वहां से सवाल आएंगे, करंट अफेयर से आपके अच्छे सवाल आएंगे, इतिहास से, भूगोल से, इन पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, मेनिंजाइटिस इनमें से किस अंग के द्रव और झिल्लियों की सूजन आपका यहाँ पर है, ये बच्चा ब्रेन का है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग हो जाता है। इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चन, शिवाय देखिए हमारे हिसाब से तो बच्चा जो आंसर कीज वगैरह देखिए उसमें पॉलिटी के ज्यादा रखे हैं और काफी ज्यादा। देखो इकोनॉमिक्स आप दो चीजों को एक जगह कई बार ले जाते हो, इकोनॉमिक्स और बजट, बजट से सवाल आएगा वो करंट अफेयर का सवाल आएगा, ठीक है, उसको इकोनॉमिक्स में नहीं गिनना है। तो इकोनॉमिक्स से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पूछे गए, मेरे हिसाब से पॉलिटी आपका सबसे ज्यादा, देन हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी अच्छा पूछा गया। ए, हीमोग्लोबिन क्या है भैया ऐसा, अच्छा हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से बच्चा ये एनीमिया ही होता है, आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, एनोफ्लीज के काटने से, रेबिज जनरली कुत्ते से आपका यहाँ पर वायरस आ जाता है कई बार, और ये तो दूषित खाना या आपका यहाँ पर जल पी लेते हैं तब होता है हैजा। इनमें से कौन सा रोग मुख्य एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है, एडीज मच्छर बच्चा जिससे डेंगू भी होता है, आपका डेंगू भी होता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो मलेरिया तो मैंने आपका यहाँ पर ये प्रोटोजोवा परजीवी के कारण होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम जिसको बोलते हैं, जिसको आपका एनोफ्लीज कैरी करता है। मिनिमाता आपका यहाँ पर क्या होता है, वो पारा मरकरी के कारण, उसकी विषाक्तता के कारण, ठीक है। अरे भाई रुक जाना, क्या हो गया, हाँ तो मलेरिया नहीं होगा आंसर, मिनिमाता नहीं होगा, आपका यहाँ पर टुलेरेमिया नहीं होगा, आपका जीका वायरस यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इनमें से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ फूड एंड वाटर पोल्यूशन, कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह, खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, इम्प्रॉपर, वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव, या फिर आवारा जानवरों द्वारा काटना। तो सही जवाब क्या होगा, खाद्य और जल प्रदूषण, ठीक है भैया, मेरा खाना ठीक है और पानी खराब है, साथ मेरे को कुत्ते ने काट लिया, तो इसका कोई तुक बना, है ना, जानवर में कुत्ता ही ले लेते हैं, ठीक है, तुम हाथी शेर जो लेना चाहो वो ले लो। तो एक जगह का खाना और पानी खराब है, उसका कारण वहां पर हद से ज्यादा कारखानों से निकला आपका केमिकल जो होता है, उसका एक इम्प्रॉपर आपका यहाँ पर भंडारण, बस ऐसे ही सड़ रहा है, खुले में पड़ा है पूरा का पूरा, वो होता है। उसमें वातावरण के अंदर बच्चे जो इन्फेक्टेड जीव होते हैं या फिर आपके ऐसे वायरस होते हैं वो होता है। अब मैं वो कुत्ता काट जाए भैया, इससे मेरे खाने पीने का क्या मतलब, तो ऑब्वियसली बात ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा करी गई थी बच्चा, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक दवाई थी, है ना, आपका यहाँ पर पेनिसिलिन, आपका यहाँ पर लुई पोस्चर, पीटर हेग्स, कोई नहीं, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, क्या सही जवाब होगा। मन्नू कह रहे हैं मैं पहली बार आया हूँ, स्वागत नहीं करोगे, ला रही हूँ अभी लट के,
स्वागत ही करेंगे आपका। लुई पोस्चर ने किया है। फिर ये फ्लेमिंग ने क्या करा है? इसने कौन से कपड़े धोए हैं फिर भैया? अगला सवाल देखिए, इबोला वायरस की खोज बच्चा आपकी कब करी गई थी? इबोला वायरस वॉज डिस्कवर्ड इन डैश डैश डैश। अच्छा 357 हो गए रे, बताया नहीं तुमने। आपकी 4 बजे क्लास है, एक सेकंड देख लो, क्लास तो है पक्का मेरे हिसाब से, आज तो सैटरडे है, क्लास तो है। 4 बजे आपकी रीजनिंग क्लास है, उसमें भी जाना, और जो बच्चे हुए क्वेश्चन उनको फटाफट से एक बार करते हैं। तो आपका सही जवाब बचा इबोला हो जाएगा। केनिया में शायद आपका सबसे पहले हुआ था ना, हाँ नाइरोबी वहीं की राजधानी है। 1976 विल बी द राइट आंसर। परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को आपका क्या कहा जाता है? आपका अगला सवाल है, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट वेरियस लेवल इन एन इकोसिस्टम। हर तरीके का इकोसिस्टम अलग होता है बच्चा, जलीय जीवों का अलग होता है, ठीक है, आपका जो आपके क्या होते हैं एक्वेटिक का अलग हो गया, आपका स्थल पे रहने वालों का अलग हो गया, एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण वालों का अलग हो जाता है। तो आपको बताना है कि आपका परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के वर्टिकल वितरण को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है मैम? इसे स्तर विन्यास कहा जाता है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटिकल्चर के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखो सब्जियां, फूल और फल, ये तो बच्चा हॉर्टिकल्चर हो जाता है आपका, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, LTURE। मछली को आप क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर बोलते हो, मछली पालन को। आपका सही जवाब यहाँ पर विटिकल्चर है, अंगूर की खेती, या फिर आपका यहाँ पर सिल्क वॉर्म की खेती, यानी कि रेशम का कीट। बताइए। अच्छा अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं मैम कि नए पैटर्न में स्टेटमेंट वाले नहीं बच्चा। आपने एनटीपीसी तो टीसीएस ही ले रहा है ना, एनटीपीसी का एग्जाम तो टीसीएस ही ले रहा है, उसमें भी इस साल आप नए पैटर्न को बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे हावी मत होने दो, ये बस हवा सा होता है बच्चा। एनटीपीसी में अगर आपके जो एसएससी का करा रहा है एडिक्विटी, उसने 4 सवाल पूछे हैं, मान लो वैसे 4 पूछे भी नहीं है बच्चा, तो एनटीपीसी में 5 से 6 सवाल पूछे हैं, लेकिन वो इतने इजी होते हैं ना, आप यकीन मानिए। जो कथन वाले सवाल हैं, एक तो जनरली वो आपके करंट अफेयर के ही बनते हैं मोस्टली, ठीक है, करंट अफेयर के ही बनते हैं, या कोई भैया ऐसी थ्योरी आपकी आ गई, या आपका ज्योग्राफी से आपके बन गए, या हिस्ट्री से आपके बन गए, ठीक है। कथन वाले सवाल आपके सबसे ज्यादा ईजी बनकर निकलेंगे, क्योंकि आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हो, ठीक है, आपको आसानी से वो हो जाएंगे। तो कथन वाले सवालों पे ना इतना घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कथन वाले सवाल पहली बार नहीं पूछे गए हैं बच्चा, ठीक है, वो हमेशा से पूछते आए हैं, बस पहले 4 पूछे जाते थे, अब उन्होंने वो 5 कर दिए, सिंपल सी बात इतनी है बस, ठीक है। हाँ तो अब इसका यहाँ पर बताइए विटिकल्चर आपका क्या हो जाएगा? तो क्या हो जा मैम? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर की खेती। आगे देखिए, इनमें से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग जो है वो आपका किया था? आपका यहाँ पर पुरकिंजे, ल्यूवेनहॉक, फिको, व्रिको, या फिर आपका स्वान, क्या सही जवाब होगा? हाँ मैम आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, सुबह थे नहीं तुम, है ना, क्योंकि सुबह वाले बच्चे बोल रहे थे मैम आपकी स्पीड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चा ये किसके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा 1839 में यहाँ पर शब्द का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप, उनके पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म, इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। बच्चा जूलॉजी बोला जाता है, जंतुओं के बारे में अध्ययन करना जंतु विज्ञान के अंदर किया जाता है, ठीक है। वनस्पति के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान के अंदर किया जाता है। मृदा प्रबंधन, फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण, फसलों की वृद्धि, खाद्य उत्पादन में जलवायु की भूमिका का अध्ययन करने के लिए ये आपका यहाँ पर क्या यूज होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सारी चीज खेती से रिलेटेड है तो उसमें कोशिका कहाँ आ जाएगी, है ना। आपका यहाँ पर एनाटोमी कहाँ आ जाएगा? आपके पास 2 है, एग्रोनोमी और यहाँ पर आपका एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या सही जवाब होगा? अच्छा आपकी मोम के जैसे लगते हैं, दैट मीन्स तुम्हें भी पड़ेंगी चप्पलें हैं, मुझसे भी, है ना। तो बच्चा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एग्रोनॉमी मैम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वह विज्ञान जो शरीर की संरचना का अध्ययन करता है एनाटॉमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। साइटो बच्चा आप अभी करके आए हो क्या? कोशिका विज्ञान। एनाटॉमी आपका शरीर की संरचना का अध्ययन करता है। और ये आज का हम इतना सिंपल तो नहीं देंगे, आपका बगानी फसल, सब्जियां, ये सब आपका हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। रेशम कीट सेरिकल्चर के अंदर आता है। सवाल और है क्या कोई? ओहो
ऊपर वाले ने बचा लिया। ये आपका आखिरी सवाल है और ये आपका होमवर्क सवाल है। ठीक है बच्चा, इसको पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। एंड 4 बजे आपकी क्लास है रीजनिंग की, उसका आनंद उठाइए। जो शुरू हो चुकी है तो सारे के सारे वहां पहुंच जाइए। अब हम आपसे मंडे मुलाकात करेंगे सुबह अपना करंट अफेयर की क्लास में, और अपना शाम को 3 बजे मंडे को आपका टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा रहेगा बच्चा? कंप्यूटर। जाट साहब कह रहे हैं चवन्नी में है, बताओ क्या करोगे? बोलो, चवन्नियों में है, गिनोगे? अच्छा, पीडीएफ आपको मंडे तक मिल जाएगी इस क्लास की भी, दृष्टि एसएससी में। मैंने सुबह आपको पूरा स्क्रीनशॉट, पूरा फोन दिखा दिया था कि हाँ पीडीएफ आपकी ये रही है ना, करंट अफेयर वाली। तो चलिए टिल, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एनाटॉमी, एक्रोनॉमी, ठीक है। और आज का हमारा, हाँ सारे हो गए हमारे सवाल। ये तुम्हारा अपना क्या है, होमवर्क सवाल रह जाएगा अभी। कौन से वाला? ये वाला। थैंक यू। पौधों पशुओं जैविक घटनाओं, फूल आना, पत्तियां निकलना। अरे भाई ये भी सिंपल ही है वैसे तो। चलो तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।